राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ बड़े भाई संजय दीक्षित जी हैं जयपुर डायलॉग से। सर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। सर ये निशिकांत दुबे जी ने जो न्यूज 18 को शायद वो अमीश देवगन को एक इंटरव्यू दिया है, मैं जरा 1 मिनट की एक क्लिपिंग दर्शकों को एक बार दिखा देता हूं, फिर आगे उसी पे बातचीत शुरू करते हैं। और बांग्लादेश की स्थिति यदि बनेगी, और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले गांधी परिवार भागता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जितनी परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हों, अखिलेश यादव साहब हों, स्टालिन साहब हों, लालू प्रसाद यादव साहब हों, ममता जी हों, एक आदमी इस देश में नहीं नजर आएगा। सभी के मकान जलाए जाएंगे, सभी के दुकान जलाए जाएंगे, सभी को, मैं आपको बताऊं कि सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। सर बात तो सही कह रहे हैं, निशिकांत जी गलत नहीं कह रहे, क्योंकि जो क्रांतियां होती हैं वो किसके विरुद्ध होती हैं? ऐसे लोगों के ही विरुद्ध होती हैं जो अधिकतर जो क्रांति है, आप नेपाल की भी देख लें तो उसका मुख्य मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं, वो जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, वो तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं और वो कह रही हैं कि साहब वोट चोर गद्दी छोड़। अब वोट वो चुराता है, उसको चुराने के अलग अलग तरीके हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आता कि वो वोट कैसे चुराता है। अब मणिपुर में जाके वोट चुरा लिया तो आप कहोगे साहब की वोट चुरा लिया। अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उन्होंने वोट चुरा लिया। इसको वोट तुम कहो वोट चोरी? और जो इसका जो पारंपरिक जो इसकी व्याख्या जो राजनीति शास्त्र वाले करते हैं, वो कहेंगे कि साहब की उन्होंने जनता के मर्म को छूकर उनका वोट प्राप्त किया। आप कह रहे साहब वोट चोरी किया, तो आपके वोट चोरी की परिभाषा ही अलग है। वोट चोरी तो हुआ करती थी किसी समय में बिहार में, और बिहार ने ही उसका जो है वो उदाहरण प्रस्तुत किया था। बाद में फिर वो बंगाल में चली गई, बंगाल में उसका रूपांतरण हो गया, थोड़ा सा उसका रूप जो है वो परिवर्तित हो गया। वहाँ वो वोट जैमिंग, बूथ जैमिंग, उसके बाद फिर जो आपके इलेक्ट्रल रोल वाला जो मामला आया, अब इलेक्ट्रल रोल वाला मामला सही पकड़ा है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो है उस समय पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे काम करते आप लोग हैं और कहते हैं साहब कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चुरा लिया, मोदी ने वोट चुरा लिया। अरे भाई लोगों, मोदी के वोट चुराने का तरीका अलग है। वो दिल और दिमाग में घुस के वोट चुराता है। उसके लिए क्या कर सकोगे? भगवान कृष्ण थे साहब, और उनको भगवान कहते हैं। अब उनके अगर आप रूप देखें भगवान कृष्ण के, तो आरंभ करें तो माखन चोर, फिर थोड़ा आगे बढ़े, युवावस्था में पहुंचे तो चित चोर, और आगे बढ़े तो रण छोड़, और उसके बाद भी उन्हें भगवान माना जाता है। तो भाई मोदी हमारे राहुल बाबा को थोड़ा सा भगवान कृष्ण के चरित्र में बहरे बैठ कर और ये सोचना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति चित चोर भी है और जो व्यक्ति माखन चोर भी है, उसको पूरी जनता इतना प्रेम क्यों करती है? पूरी की पूरी आपके भारत की जितनी भी सनातनी, और सनातनी क्यों, जो विधर्मी हैं, रसखान जैसे लोग को सोच देख लो, वो भी इतने अभिभूत हो गए कि भाई ऐसा करो, आओ हमारे भी चोरी करो प्लीज। तो यहाँ तो जनता खड़ी हुई है लाइन में, कह रहे हैं कि मोदी जी हमारा भी वोट चोरी करो प्लीज, और ये कह रहे हैं दूर से खड़े हुए, देखो 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 मोदी ने वोट चुरा लिया, मोदी ने वोट चुरा लिया, मोदी ने वोट चुरा लिया। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं अब वही पूरी गई बीती है, इनको कुछ समझ में नहीं आता। इनको ये पता नहीं है कि भाई जनता कैसे सोचती है, जनता वोट करती है तो क्यों करती है। ऐसी बात नहीं है कि जनता जो है वो पूरी तरह से कोई दिमाग से वोट करती है, ना, जनता दिल से भी वोट करती है, दिमाग से भी वोट करती है, बल्कि समय समय पर इनका जो
अनुपात है वो परिवर्तित होता रहता है, और कई बार जो है वो ज़्यादा अगर दिल जो है वो दिल से वोट दे जाती है तो गलतियां भी कर जाती है। लेकिन ये मानिए कि अमूमन 60-40 का तो प्रतिशत रहता है दिल और दिमाग का। मोदी जी तो दिल पे भी जाते हैं और दिमाग पे भी जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये लोग किस पे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर इस तरह की बात कर रहे हैं कि नेपाल में जो हुआ वो भारत में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। भारत में सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहाँ है? क्या ममता दीदी के विरुद्ध एक विद्रोह सा नहीं हुआ था कोलकाता में? ये अलग बात है कि उनको कोई समर्थन नहीं था। जिस प्रकार का समर्थन नेपाल में विद्रोही ग्रुपों को था, यदि उस प्रकार का समर्थन इनको होता तो आप कलकत्ता में भी यही देख लेते। या आप अगर जाएं थोड़ा तमिलनाडु में जाएं, आप देखें स्टालिन की सरकार जो है वो कितनी भ्रष्ट है। इस तरह का असंतोष भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता, और किसी में और किसी भी प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ता। देश की तो बात ही छोड़ दीजिए ना, कितना ट्राई कर लिया। यही वाला जो सिस्टम था जो नेपाल में किया है ना, ये जो हामी नेपाल वाला साधन गुरुंग है, या फिर आपका वो जो काठमांडू का मेयर है बालेन शाह, इन सब लोगों ने कम ट्राई किया। जो भी इन्होंने किया है, जो इनकी जो टेम्पलेट है, जो इनके ये कह सकते हैं कि ये यहाँ सफल हो गए, लेकिन इन्हीं की तरह का मूवमेंट जो था वो आम आदमी पार्टी था। आम आदमी पार्टी इससे क्या अलग था मूवमेंट? इसी तरह का एनर्किस्ट था वो, अराजकतावादी था वो, पूरा सभी को भ्रष्टाचारी बता के आया था। लेकिन उसके आरोपों का एक अंश भी मोदी से तो नहीं चिपका। तो इसलिए मैं तो निशिकांत दुबे की बात से सहमत हूँ कि यदि भ्रष्टाचार के विरुद्ध विद्रोह होगा तो भाई बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, मोदी जी तो कहीं आते ही नहीं उसमें। नहीं, नेपाल में एक मुद्दा नेपोटिज्म में था, नेपो किड्स। दूसरा तीसरा मुद्दा था इन नेताओं और उनके बेटों की, इनकी फैमिलीज का लेविश लाइफस्टाइल। तो अगर सर विलासिता का सबसे बड़ा प्रतीक अगर हमारे राजधानी दिल्ली में है, वो तो केजरीवाल का शीश महल है। जी, केजरीवाल का शीश महल है, और बड़े बड़े पुराने लोगों के बड़े बड़े चमकदार इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो हिल्टन होटल इसलिए जलाया गया, मैंने पता किया कि भाई लोगों को हिल्टन होटल से क्या प्रॉब्लम थी काठमांडू में। तो हिल्टन होटल इसलिए जलाया गया, बताते हैं किसी मंत्री का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था, इसलिए उसको हिल्टन होटल को जला दिया उन्होंने। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं, उनको थोड़ी पता है, वो थोड़ी उसके हिस्सेदार है। लेकिन मॉब जब आती है तो फिर इस तरह की चीज़ें नहीं देखती है। लेकिन मुख्य कारण ये था क्योंकि हिल्टन को मानते थे कि साहब ये भ्रष्टाचार का प्रतीक है। एक तो भारतीय महिला भी, वो हयात होटल था उसमें नहीं रही, लेकिन हयात होटल के में भी शायद यही रहा होगा कारण। मुझे पता नहीं है हयात होटल को क्यों उसको आग लगाई, लेकिन वहाँ जितने बड़े बड़े इस तरह के आपके जो सिंबल्स दिखाई पड़ते, जो प्रतीक दिखाई पड़ते, उसमें सब में लोगों को भ्रष्टाचार दिखता था। ये बात थी। अब मोदी जी का तो आप क्या निकालोगे? आप मोदी जी के पास कुछ है ही नहीं। यह ले अपनी लकुट कमरिया, उनका तो वो हिसाब है। आप मोदी और योगी में क्या निकालोगे? कुछ नहीं निकाल सकते। पर सर ये जिस तरीके से, मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि ये जो निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है, ये मैं तो इसको सीधे सीधे हाई कमांड की तरफ से आई हुई धमकी, और मुझे लगता है, मेरा ये पक्का मानना है कि टीवी पे इस बयान से पहले विपक्ष के कुछ खास लोगों के द्वारा यह संदेश भिजवा दिया गया होगा कि भैया आप इस प्रकार का कोई भी मिस एडवेंचर भारत में प्लान न करें, और यदि प्लान करें तो पहले नेपाल का हश्र देख लें, पहले नेपाल में ये देख लें कि कौन लोग पिटे हैं, और कहीं उस कैटेगरी में आप तो नहीं आ रहे हैं। और
दूसरी बात है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट ने यह भी समझा दिया होगा कि जितनी भीड़ इकट्ठी करने की तुम्हारी क्षमता है उससे 100 गुना ज्यादा हमारी है। और भीड़ सही तो बात भीड़ है, होती है, सही सही भीड़ का बात तो है, कोई भीड़ तो चरित्र भीड़ होता होती नहीं। है। ये अब नेपाल साहब, आप कितना बड़ा तो देश है, और ये नेपाल की क्रांति तो कम है, ये काठमांडू की क्रांति ज़्यादा है। काठमांडू की टोटल पॉपुलेशन कोई मेरे ख्याल से 15-20 लाख होगी। जी उस 15-20 लाख से बड़े तो हमारे यहाँ कम से कम 200 शहर होंगे। जी तो एक लोकलाइज्ड उसको लेके, और मुझे तो ये और भी प्रतीत होता है कि इनके कृत्यों से आर्मी भी दुखी और व्यथित थी, इसलिए आर्मी ने इनके बचाव में आना उचित नहीं समझा। आर्मी तो बिल्कुल अलग खड़ी रही, और आर्मी सड़क पर तब आई है नेपाल में जब ये केपी शर्मा ओली ने रिजिग्नेशन दे दिया, उसके बाद आई है। जी तो नेपाल की यदि आप स्थिति देखें तो वहां पर ये आर्मी और कम्युनिस्टों के बीच में एक फ्रिक्शन जो है वो शुरू से ही रहा है। आर्मी वालों के, आर्मी में इन्होंने अपने काडर घुसाने का प्रयास किया था। जब इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो भी उसमें आर्मी ने रेजिस्ट किया था, नहीं घुसाने दिया था। तो मुझे लगता है इसमें ये भी एक फैक्टर है। ये फैक्टर भारत में तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है। हमारी हमारी आर्मी तो पूर्णतः राष्ट्रवादी है, और वो राष्ट्रवादी जो है अराजक तत्वों के साथ तो कभी नहीं जाती। फिर इनको छोड़िए साहब, हमारे तो जो पुलिस और जो सीआरपीएफ वगैरह ये पर्याप्त है। आप देखें कि पूरी की पूरी पंजाब की इंसर्जेंसी पंजाब पुलिस ने हैंडल कर ली। आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है विश्व में जहां पुलिस ने एक जिसको ये नागरिक विद्रोह कहते हैं, इंसर्जेंसी कहते हैं, उसको समाप्त किया। अकेला उदाहरण है। खैर उसके लिए केपीएस गिल को भी हमें प्रणाम करना होगा, उनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें, जिस प्रकार का नेतृत्व उन्होंने दिया। लेकिन अभी हाल का आप देख लें, ये पूरा जो ये नक्सलवाद है, जो पशुपति से तिरुपति तक का जो नक्सलवाद था, उसमें क्या कहीं पर भी आपको आर्मी का लेश मात्र भी कोई अंश दिखाई दिया, लेश मात्र भी योगदान दिखाई दिया ना? सारा का सारा काम पुलिस ने और आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ने किया। तो इसलिए ये मूर्खों की जमात है, इस तरह की बातें करती रहती है कि साहब कि यहाँ नेपाल में ऐसा हो जाएगा, ये भारत में ऐसा हो जाएगा। सबसे प्रभावशाली इन्होंने जो है वो किसान आंदोलन किया था, क्योंकि किसान आंदोलन जो था वो पंजाब के उन तत्वों का जमावड़ा था जो पूरी तरह से न केवल अराजक हैं, हिंसक भी हैं, और उनके पास साधन भी हैं, इंक्लूडिंग आर्म्स। वो नहीं कर पाए, बाकी कौन कर पाएगा? नहीं, किसान आंदोलन के बाद तो इंटरनेशनल सपोर्ट भी था, फंडिंग भी थी, और एक भावनात्मक मुद्दा था। अगर आप ध्यान देंगे कि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ ना, तो बहुत सी आम जनता उनके फेवर में थी और उनको लगा कि ये किसानों के जेन्युइन मुद्दों को लेकर एक आंदोलन हो रहा है, किसानों की कुछ मांगे जेन्युइन थी। अच्छा, हम लोग चूंकि पंजाब में बैठे थे तो मैंने तो डे वन से, मुझे याद है उन दिनों मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं था, पर फेसबुक पे मैं काफी एक्टिव था शुरू से, तो मैंने तो पहले दिन से डिक्लेयर कर दिया था कि इस आंदोलन को डे वन से खालिस्तानियों ने हाईजैक कर रखा है। और तो खालिस्तानियों के पास कितना बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क है, आपको सबको पता है जी, और वहां से फंडिंग भी आ रही थी। उसके बाद डीप स्टेट, अच्छा तब तक आपको ध्यान होगा कि डीप स्टेट की बहुत ज्यादा चर्चा देश में थी नहीं। डीप स्टेट तो उसके बाद चर्चा में आया है, जब ये हमारे ये इर्द गिर्द, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि डीप स्टेट की सबसे ज्यादा चर्चा बांग्लादेश के बाद शुरू हुई, कि बांग्लादेश में जब वहां पे कू हुआ और उन्होंने कहा कि साहब ये तो इनका एक सिग्नेचर स्टाइल है
कि पहले जो चुनाव जीत के आई हुई सरकार है उसको बदनाम करो, चुनाव को मतलब चुनाव पे प्रश्न चिन्ह खड़े करो, और जब सेम वही टूल किट ये इंडिया में लागू करने लगे तो लोगों को, दोनों पीपल आर वेरी स्मार्ट दीस डेज, उन्होंने तुरंत डॉट्स को कनेक्ट कर लिया। ना बिल्कुल पर सही कह सर रहे हैं आप। एक चीज और भी देखनी पड़ेगी इसमें ना। जी एक मैं निकाल रहा हूँ इसमें, एक जो इंटरनेशनल एजेंसी है जो लीडर्स की पॉपुलैरिटी निकालती है, जी जिसमें हमारे भाई साहब जो हैं वो ट्रम्प साहब, वो पिछली बार जब उनका आया था वो मेरे ख्याल से 42% था या कुछ था। ग्लोबल, हाँ ये है मॉर्निंग कंसल्ट प्रो, जी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर। जी ये तो इसमें तो नरेंद्र मोदी 71%, जी ये लास्ट इनका है, सितंबर 9 को इन्होंने अपडेट किया है। तो नरेंद्र मोदी नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में 71% पे, कोई आसपास नहीं है। साउथ कोरिया के ली ये म्यूंग है जो 59% पे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एंटनी एल्बनीज हैं जो 55 पे हैं, मार्क कार्नी 53, हावियर मिलेई अर्जेंटीना 52, और क्लॉडिया शाइनबॉम शायद मेक्सिको की है ये 52, और उसके बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे 50% से कम है, सारे के सारे 50% से कम है इसमें। जबकि इमैनुअल मैक्रोन जैसे 15% पे है। तो अगर आप फ्रांस में देख रहे हैं अल्लाह गुल्ला, तो आप सोच सकते हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग मात्र 15% है। और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने केपी शर्मा ओली की अप्रूवल रेटिंग की होगी, क्योंकि नेपाल इज नॉट सच अ बिग स्टेट। जी तो अब आप देख लीजिए कि कैसे ये केपी शर्मा के ओली के विरुद्ध सफल है और क्यों मोदी के विरुद्ध सफल नहीं होगी। क्योंकि जिनकी 15% रेटिंग है उनके विरोध में भी लोग आके सड़कों पर बलवे कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप 71% अप्रूवल रेटिंग की वाले मेरे, पब्लिक खड़ी हो जाएगी सामने, पब्लिक जी खड़ी हो जाएगी साहब। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं, जिन दिनों ये सिंगू बॉर्डर पे इनका ये चल रहा था किसान आंदोलन सो कॉल्ड, और जब शाहीन बाग में उनका जमावड़ा चल रहा था, तो आसपास की जनता ने इनको पीट के भगाने का मन बना लिया था। मुझे तो अच्छी तरह याद है, सोनीपत के तो गांव के लोग एक बार इकट्ठे होकर चल पड़े थे, और बड़ी मुश्किल से खट्टर साहब ने और हरियाणा पुलिस ने हाथ पैर जोड़ के मनाया था कि अरे यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं तो सर लाठी डंडे जेली और बर्छे लेके सोनीपत के सिंगू बॉर्डर के इर्द गिर्द के 20-25 गांव के लोगों ने बकायदा वो अपने घरों से निकल चले थे इनसे लड़ने के लिए। हाँ जी, इनको पीट के भगाने के लिए। और उसी हाँ। तरह शाहीन बाग में सर वो एक गांव है वहां पे मदनपुर खादर, हम्म दिल्ली में, हम्म वो राजपूतों का गांव है, उसके अगल बगल गुजरों के गांव है, उसके बगल में पूरा नोएडा का एरिया लगता है, वहां पे पता रहा गुजर बहुल इलाका है। वो इकट्ठे हो गए थे, बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ने पड़े गए, अरे भैया रहने दो मत करो, ये गवर्नमेंट अपने आप टैकल कर रही है, नहीं तो पब्लिक परेशान हो गई थी। तो सर अगर हम्म। गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा, उसी तरह पूरे देश के किसान, जो किसान संगठन जो कि किसान बिल के फेवर में थे, वो उठ के आने की तरफ थे कि हम भी धरना लगाएंगे, हमें भी परमिशन दो। अगर किसान बिल के विरोधी धरना लगा सकते हैं तो समर्थक धरना क्यों नहीं लगा सकते? तो सरकार ने हाथ पैर जोड़ के अरे नहीं रहने दो, हम का कन्फ्रंटेशन हो जाएगी, माहौल खराब हो जाएगा। और अब वो माहौल नहीं है सर।
तो सरकार ने सरेआम धमकी दी है। मैं ये निशिकांत दुबे के बयान को सरकार का बयान मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि निशिकांत दुबे का सिर्फ उनके उनके मुंह से बुलवाए गए हैं। मुझे इस बयान में वो तो निशिकांत दुबे तो अमित शाह के आवाज माने जाते हैं। बिल्कुल वाह मैं बोलना नहीं चाहता था, आपने अपने मुंह से बोल दिया। ये इनफैक्ट हम्म, वो पंजाबी में एक गाना है कि तू नहीं बोल दी राने, तू नहीं बोल दी तेरे च तेरा यार बोलदा। वो एक पंजाबी गाना है। तो निशिकांत दुबे नहीं बोल रहे थे, ये अमित शाह जी बोल रहे थे। हम्म। पर सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को क्या हुआ है? तेजस्वी और ये अखिलेश भी दोनों ने ये सही बात ये है कि ये सब नेपो किड है ना। तो ये नेपो किड ने इन्होंने कोई गांव देहात से या वार्ड से तो अपनी राजनीति की नहीं है, तो इनको पता नहीं है कि भाई पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है। लालू गालू को तो पता है, इसीलिए जो है वो लालू तेजस्वी के से असहमत रहते हैं। ये अलग बात है कि तेजस्वी जो है ज़्यादा सुनते नहीं है उनकी, और उनको सुनना चाहिए, क्योंकि लालू जो है वो ज़मीन से आया हुआ है। भले ही ज़मीन से आया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि 15 साल के बाद में कितनी बुरी तरह से उसका राज खत्म हुआ। जी तो ये जब इस तरह से लोग आए हुए हैं तो इनको कुछ पता थोड़ी है ज़मीन का। जितना हमें आपको पता है ना, क्योंकि हम लोग नीचे से स्ट्रगल करके आए हुए हैं, उतना भी नहीं पता है लोगों को। तो ये तो बेचारे सोने का चम्मच और चांदी का कटोरा वो वाले लोग हैं। अखिलेश सर जब से इनको पैदा हुए वाकई तब से अखिलेश, तब तो मुलायम सिंह यादव के छत्रछाया में ही तो रहे ना। चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़ रहती थी रोज। वो देख देख के जो है, जो अहंकार पैदा हुआ है, वो अहंकार इनको सच्चाई थोड़ी देखने देता है। और ये सही बात है, पुराने समय में भी राजाओं को देखिए आप, जो स्थिति होती थी तो ये माना जाता था कि साहब की चौथी पीढ़ी में विनाश हो जाता है। क्योंकि पहली पीढ़ी तो वो होती है जो राज को जीतती है, वो तो बिल्कुल नीचे से उठी हुई होती है। दूसरी पीढ़ी वो होती है जो कंसोलिडेट करती है और राज्य को उत्कर्ष पर ले जाती है। और तीसरी पीढ़ी वो होती है जो थोड़ा विलासिता इत्यादि में चली जाती है, थोड़ा आलसी हो जाती है। और चौथी पीढ़ी बर्बाद कर जाती है। कई बार तीसरी पीढ़ी ही बर्बाद कर जाती है। जी अखिलेश जी जो है वो दूसरी पीढ़ी में ही कर रहे हैं। अखिलेश और तेजस्वी के साथ ये खास बात है कि वो दूसरी पीढ़ी में ही कार्यक्रम करने में आमादा है। राहुल गांधी के साथ तो कहा जा सकता है कि भी चौथी पांचवी पीढ़ी है। अगर आप जवाहरलाल नेहरू को लेके भी चलो तो चौथी पीढ़ी तो हो ही गए। वैसे जवाहरलाल नेहरू अच्छा भी कोई अपनी वजह से तो थे नहीं, वो मोतीलाल नेहरू की वजह से थे। जी अच्छा सर, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जरा बिहार में सीट वितरण को लेके। सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि मांग तो ये रहे हैं राहुल गांधी 70 सीट, और यानी पर पिछली बार इतनी ही मिली थी इनको, हाँ जी, पर इस उनमें से बार 19 जीती थी। हाँ जी, तो वो ये कहते हैं कि आपने हमें वो सीटें दी थी ज्यादातर जो हम तो क्या, आप खुद नहीं जीत सकते थे। आरजेडी के भी जीतने लायक जो सीटें नहीं थी, इस बार हमें ऐसी सीटें नहीं चाहिए। हमें इस बार वो सीटें चाहिए जो हम जीत सकते हैं। और दैट मीन्स इन्होंने मुस्लिम बहुल या यादव बहुल सीटें मांगी हैं। मुस्लिम बहुल सीटों के लिए बिल्कुल भी लालू प्रसाद तैयार नहीं है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि देखिए बिहार में और यूपी में सारी लड़ाई ही मुस्लिम वोट के लिए है। और कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझती है कि हमारा बिहार में और यूपी में कुछ है नहीं।
अगर मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाता है तो हम राष्ट्रीय राजनीति में रिवाइवल का कुछ सोच सकते हैं। तब अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि मुसलमान ये कहता है कि हम तुम्हारे पास आ तो जाएंगे, पर तुम्हारे पास कुछ तो बेस वोट हो, कोर वोट हो। कांग्रेस के पास वो कोर वोट नहीं दिखाई दे रहा यूपी बिहार में बिल्कुल। देखिए, मुसलमान तो इसी तरह से करता है, वो हर जगह पे वो जिसके पास कोर वोट होता है उसके पास जाता है। पहले बहन जी के पास जब गया तो बहन जी के पास सॉलिड वोट हुआ करता था, उनके पास बिल्कुल। आप ये समझिए कि 12% खुद का, जी जाटव 12% वोट, वो बिल्कुल सॉलिड था उनके पास। जी और उसके अलावा पिछड़ों का भी उनके पास 6-7% वोट था जी जो कांची राम ने बनाया था। तब मुसलमान जो थे उनके साथ गए। तो आप ये देखिए कि पहली बार जब उनकी सत्ता बनी पूर्ण बहुमत के साथ जब आई थी, तो भी उनका वोट जो था वो 28 साढ़े 28% ही था। लेकिन वो 28 साढ़े 28% उनका तब हुआ जब मुसलमानों का आधा हिस्सा या 50-55-60% की तरफ गया, तब जाके वो 28 साढ़े 28% बना था। और उसमें फिर सवर्णों का भी, हाँ, उस खासतौर साल से आपको याद होगा ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा वोट दिया था उस साल। ब्राह्मणों ने कई कई क्रूशल जगहों पर ब्राह्मणों ने खूब जम के वोट दिया था बहन जी को। जी उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो फिर वही अम्बेडकरवाद शुरू कर दिया। फिर वही जो है वो ब्राह्मणों को उनके लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया, तो ब्राह्मण हट गए। तो फिर मुसलमान जो है उन्होंने देखा कि यार ब्राह्मण तो हट गए, ये 3-4% तो गया इनके पास से, अब ये क्या करेंगे, तो उधर दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनके पास यादवों का वोट था। यादव यूपी में लगभग मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8% बनते हैं, उधर चले गए। और उनके पास भी पिछड़ों का वोट था, दूसरे पिछड़ों का, उनके पास भी आपके कुर्मी, कोरी, आपके कुशवाहा, मौर्य, ये सब वोट में काफी कुछ थे उनके पास, निषाद। तो इनके पास कुछ भी नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है यूपी बिहार में, वो ये चाहती है कि साहब कि हम मुसलमानों के एक छत्र बने, हम ओबीसी को तोड़ें। अब आप ओबीसी को तोड़ो तो ठीक है, लेकिन आप ओबीसी किसके भरोसे तोड़ो? ओबीसी पॉलिटिक्स में क्षेत्रवाद का बहुत बड़ा हाथ है, और क्षेत्रवाद के अतिरिक्त जो भी ओबीसी है वो गया है तो भाजपा में ही गया है, उसके अतिरिक्त नहीं गया। जी कांग्रेस ने आज तक तो कभी ओबीसी की पॉलिटिक्स की नहीं, और अचानक जो है वो चेहरा बदल के ओबीसी की पॉलिटिक्स करना चाहती है। तो आप देख सकते हैं वो कितनी सफल रहेगी। और उसका पंक्चर जो है वो हो सकता है लालू और तेजस्वी ही कर दे यहाँ बिहार में ही। नहीं सर, उसमें मैं एक बात बताऊं, मैंने एक चीज और महसूस की है। कांग्रेस की एक पर्दे के पीछे एक ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि यदि यूपी और बिहार से सपा और राजद को खत्म कर दिया जाए, जानबूझ के चुनाव हरवा दिया जाए, या अगर ये खत्म हो जाते हैं तो फिर मुसलमान के पास तो ऑल्टरनेटिव ही नहीं बचेगा ना कांग्रेस में आने के अलावा। और इनको यह है कि अगर दलित और मुसलमान कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते हैं, वो तब शिफ्ट होंगे जब अखिलेश और तेजस्वी दोनों खत्म होते हैं। तो कांग्रेस इस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे भी काम करती हुई दिखती है। देखिए, आप कह तो रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे तो आज तक राहुल गांधी की किसी भी नीति में कोई लॉन्ग टर्म दिखा नहीं। इतना लंबा वो सोच सकते हैं, इस पर मुझे संदेह है। इतना दूर तो धैर्य सोचता ही उनमें नहीं है, है। इस पर भी मुझे संदेह है। मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना धैर्य भी है। पर सर, इस बार जो स्थिति दिख रही है ना बिहार में अभी तक की जो स्थिति है आज की, मुझे लग रहा है कि आरजेडी जो है 40 सीट के आसपास सिमट जाएगी। 40?
जी। और मैं पूरी जिम्मेवारी पूर्वक, मतलब मुझे अक्टूबर में जब रिजल्ट आएगा ना, तो मुझे पुनः आपके चैनल पे आके, और लोगों की सर बड़ी पक्की याददाश्त होती है। अच्छा, मैंने ये जो बात कही है ना, लोग इसकी क्लिपिंग काट के रख लेंगे अपने पास। तो मुझे पब्लिक को जवाब देना है, मैं ये सोच के बात करता हूं हमेशा। इनको मुझे लगता है थोड़ा बहुत करना चाहिए। मैं तो कुछ क्या कहें उसका, आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन दे सकता हूँ राहुल गांधी को। इनको अभी अभी मलेशिया जाके आए हैं, जाकिर नायक को बुलाना चाहिए, जाकिर नायक के वीडियो चलाने चाहिए। अभी जाकिर नायक ने बहुत अच्छी बात कही है, उस पर जो है वो बहुत सारे लोग सहमत होंगे। जाकिर नायक कह रहा है कि जो जानवर को इस्लाम में खाने की इजाज़त है, उस जानवर की टट्टी या पेशाब भी आप खा सकते हैं। तो इसके जो है वो मॉड्यूल वगैरह चालू करें राहुल गांधी, और थोड़ा बहुत जो है वो आउटलेट्स बनाएं जहाँ पर उनको सबको टट्टी या पेशाब खिलाई जाए, और हो सकता है उससे लोग कुछ प्रेरित हो, और प्रेरित होके जाकिर नायक के नाम पे वोट दे दे। इसके अतिरिक्त तो बिना तेजस्वी और लालू यादव के छत्र छाया के तो इनको कोई मिलते नहीं। एक बार जब अकेले लड़े थे, मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ लड़े थे, तब 4 सीटें आई थी इनकी, याद करें आप, सर एक बात बताऊं, 2010 में। ओवैसी 2010 में 4 सीटें ओवैसी आई, ने कहा 4। है, ओवैसी ने कहा है कि या तो हमको अपने गठबंधन में आप रखिए, नहीं तो हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 100 सीटें बोली हैं ओवैसी ने। लालू ने मना कर दिया कि नहीं, एमएम को हम अपने गठबंधन में नहीं लेंगे। तो एमएम जो है 100 सीटों पे चुनाव लड़ने का मन बना रही है, जिसमें से कम 20 सीटें ऐसी हैं जिसपे वो अच्छा खासा डेंट लगा देगी। 3-4 जो वो जीतती आई है, वो वापस जीत भी सकती है। पर तो 20 भाई के ये आसपास। आपको लगता है, क्योंकि मैं तो ये सुन रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि साहब के लालू यादव कांग्रेस के बजाय एमआईएम को लेने के लिए अधिक इंक्लाइंड है। सर ये, अगर एक बात बताऊं आपको, अगर ऐसा लालू कर लेते हैं तो ये बहुत समझदारी भरा निर्णय होगा, क्योंकि एमएम से बहुत खराब स्थिति में राहुल गांधी है। इनफैक्ट एमएम के पास कुछ वोट तो है ना अपना, मुसलमान का। राहुल के पास हाँ, तो वो भी नहीं है बिहार में। नहीं तो फिर तो कांग्रेस जो है वो तो जीरो पे चली जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल चली जाएगी। बजाय 70 सीटें इनको देने के, अगर वो 20 सीट एमआईएम को दे दे, उसको तो कोई गुरेज है नहीं, वो तो वैसे ही मुस्लिम परस्त माना जाता है। हाँ, जी। राहुल गांधी को ये लगता है कि एमआईएम के साथ अगर उन्होंने किया तो पूरे देश में उनका नुकसान हो जाएगा, उनको पूरे देश का देखना है। हालांकि जो हरकतें वो कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह का एक तरह से पूरे सवर्ण समाज को तो उन्होंने एक तरह से अछूत ही बना दिया है। उस तरह की राजनीति कभी कांग्रेस ने आज तक की नहीं, तो ये नई उनकी राजनीति है, उसका परिणाम धीरे धीरे सामने आएगा। तो उसी तरह एक वीआईपी है सर, वो मुकेश सहनी वाली। हाँ, वो भी जो है धमका रहा है। वो कहता है कि अगर आपके साथ मेरी बात नहीं बनी तो मैं एनडीए में चला जाऊंगा। एनडीए भी उसको लेने के लिए तैयार बैठी है। और एनडीए में भी उसे मिलेगा क्या लेकिन? सर वो कहता है कि एनडीए में मुझे कम मिलेगा, पर जो मिलेगी उसमें विनेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। अगर सिर्फ हाँ, ये 10 बात सीट सही। भी मिलेगी तो उस हाँ, 10 की 10 जीतने की संभावना रहेगी। नहीं तो 7, 8, 6, 5 कुछ तो जीतेंगे। यहां तो एक भी नहीं जीत सकते। मिल तो जाएंगी यहां, क्योंकि वहां आपने पर देखा वो है नहीं। ना कि उत्तर प्रदेश में भी इतनी मजबूरी में इन लोगों ने इतना हाथ पैर मारा, आपके एसबीएसपी ने और निषाद पार्टी ने, लेकिन उनको जी। दिया क्या? उनको तो बहुत ही बिल्कुल। मामूली सीटें दी थी। जी। तो सर ये स्थिति है फिलहाल। अब देखते हैं कि अभी अगले 2-4 दिनों में पिक्चर क्लियर होगी। एनडीए में वैसे सीट एडजस्टमेंट को लेके कोई बहुत ज्यादा खींचतान नहीं है। वो मोर और लेस उनका फॉर्मूला बना हुआ है। और सर बात यह ना कि जब सत्ता हाथ में आती हुई दिखती है ना, तो बहुत सारे मतभेद तो वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। तो हम राहुल गांधी को शुभकामनाएं दें कि वो जो प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश के जो
चुनावी स्थिति है या जो चुनावी गणित है उसको बदलने में लगे हुए हैं, तो उसमें वो सफल हो। नए नए ओबीसी बने हैं, तो कैसे बने हैं, हमने तो उनको कहा भी था, और उस पर बाकायदा उसके ऊपर वीडियो पे भी कहा था हमने कि भाई आज फिरोज गांधी की जयंती है, चले तो जाओ, कम से कम वो तो डाल दो, कम से कम एक, अरे भाई तो डाल दो, और कुछ करो या ना करो। तो वो तो अपने दादा को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। तो पारसी से वो पहले दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण बन गए, जनेऊधारी। अब जो है वो कह रहे हैं वो ओबीसी बनेंगे। पता नहीं कि नहीं, अब एक पिछले पुराने एक जमाने साल में से तो ये उन्होंने था पिछले एक साल से उन्होंने अपनी ब्राह्मण की छवि और हिंदू की छवि त्याग दी है। त्याग दी है, वो तो वो पूरी तरह से उसके विरोधी हो गए। खाली छवि त्यागते या कुछ और अंगीकार करते, कुछ समावेश करते तो बात अलग थी, वो तो उसके घोर विरोधी हो गए। जी, घोर विरोधी हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ थोड़े बहुत वोट उनके मिलते थे अब वो भी नहीं मिलेंगे। तो सर आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। दोबारा किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे जय मातरम। श्री राम।